हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज का जो सेशन है वो है हिंदी व्याकरण का। आज से हम लोग हिंदी व्याकरण की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे और इसमें अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और एमसीक्यूज टाइप के होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे एक चार्ट होगा उसको भी देखकर हम लोग कुछ चीज़ों को समझेंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो और अगर हिंदी इंग्लिश में से आप जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि फिक्स होगा अपना क्लियर कर लिए होंगे कि मुझे हिंदी ही लेना है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो हिंदी भी उनकी अच्छी होगी, इंग्लिश ग्रामर भी अच्छी होगी। अब उन्हें ये लगता होगा कि हिंदी करे या इंग्लिश करे, तो उन्हें मेरा पर्सनल सजेशन है अगर वो हिंदी करते हैं तो वो कहीं इंग्लिश से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जैसा आपको अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वही चूज करें। आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, ये हमें बताना है। जैसे आपको पता है कि हिंदी कैसे हिंदी का विकास कैसे हुआ है, संस्कृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश में सौरसैनी अपभ्रंश, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो हम एक किसी क्लास में करेंगे, यहाँ सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। क्या अवधि का प्रचलित रूप है? ऑप्शन देख लीजिए, ब्रजभाषा का है, खड़ी बोली का है, या देवनागरी का है। देखिए, देवनागरी लिपि है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये लिपि का नाम है और यहाँ पे ये बोलियां हैं, भाषाएं हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली, जो अभी हम लोग अभी जिस भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी खड़ी बोली ही है। क्वेश्चन सेकंड है कि हिंदी की आदि जननी है। आदि जननी मतलब पुरानी जननी है। यहाँ देखिए, अगर आदि जननी नहीं होता तो हम अपभ्रंश मानते हैं, लेकिन आदि जननी है तो संस्कृत होगा। इसीलिए बहुत सारे शब्द जो हैं हमारे हिंदी भाषा में वो संस्कृत से ही लिए गए हैं, जिसको तत्सम शब्द भी कहते हैं, ये आप जानते होंगे। वैसे आपको पता है पाली प्राकृतिक भी जो प्राकृत है ये भी भाषाएं हैं, पुरानी भाषाओं में है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी भाषा की हम लोग अलग से क्लास करेंगे। बस यहाँ पे क्वेश्चंस आप देखिए, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अक्षर ध्वनि जो है, जिसे आप छह भी पढ़ लेते हैं, ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? घोष वर्ण के, तालव्य के। तालव्य का मतलब वो वर्ण, वो शब्द जो है जो हमारे मतलब उसको बोलते समय हमारी जो जीभ है वो तालु से टच होती है, उसको छूती है, तो उसको तालव्य कहते हैं। अभी हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जो अपकमिंग क्लासेस होंगी उसको देखना ना भूलिएगा, जो भी इसमें डाउट होंगे वो हम लोग आगे करेंगे। मूल स्वर है या संयुक्त वर्ण है? तो ये जो है ये संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण कितने हैं अगर ऐसे देखा जाए तो क्ष, त्र, ज्ञ और एक और आता है स्र। अभी इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसलिए नहीं तो यहाँ पे मैं बता देता, लेकिन अभी आगे हम प्रश्न करेंगे। जैसे देखिए चौथा ही आ गया, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? देखिए हम इसको ज्ञ पढ़ते हैं। अगर हम इसको अगर कहीं प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत हो तो आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, मतलब रोमन स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। इसको हम लोग यूजली ज्ञ लिखते हैं, ज्ञ, ज्ञानी। अब हमको अगर, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे इसको ज्यों पढ़ते हैं, ज्यों, ज्ञानी, ठीक है। तो वो संस्कृत में भी कहीं कहीं इसका ज्यों प्रयोग होता रहा है। अब हमको यहाँ से आप गेस कर पाएंगे कि ये किन वर्णों के संयुक्त से बना है। जैसा कि मैंने बताया ये संयुक्त वर्ण है, ऊपर आप देख सकते हैं। तो किन वर्णों के संयुक्त से बना है? ज, न्य, ज, ध। देखिए जो नहीं है उसको पहले ही कट कर देंगे। अब यहाँ दो दिया है, पूरा ज प्लस ञ, आधा ज प्लस ञ। तो ये राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आधा ज और ञ के संयुक्त ध्वनि जो है वो है ज्य। और जिसको हम आज प्रचलित जो इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है वो है ज्ञ। पांचवा आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जिन भाषा जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अगर शब्द के अंत में अ आ रहा है, कल, जैसे कल, कल को हम बिना अ के पढ़ा ही नहीं जा सकता। अगर हम इसको तोड़ के देखें तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, कल, ल, आधा ल, फिर अ, कल, ऐसे। तो बिना अ के नहीं पढ़ा जा सकता। ऐसे शब्दों मतलब ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अनुसार। अनुसार आप लोग जानते हैं, जब अंक की बिंदी लगती है, चाहे ये जो चंद्राकार की बिंदी लगती है। अंतस्थ, अंतस्थ स्वर अभी हम बताएंगे आपको आगे। आयोग वाह शब्द ये भी आगे हम बताएंगे, इसको कहते हैं अक्रांत। तो ये ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करेंगे तो हम आगे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। वाक्य के घटक होते हैं, कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या है?
कर्ता और क्रिया वाक्य के घटक हैं, कर्म और क्रिया है, या कर्म और विशेषण है, या उद्देश्य और विधेय हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो ये सेम वही है। तो वाक्य के घटक हैं उद्देश्य और विधेय, ये आप लोग पढ़े भी होंगे हिंदी ग्रामर में। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं जो 7वां नंबर है, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। हमें मात्राओं का प्रकार जानना चाहिए। वो आप ऑप्शन देख लीजिए, 3, 2, 7 या 5। तो मुख्य रूप से तो 2 होती हैं, लेकिन पूर्ण रूप से 3 होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है ह्रस्व, ठीक है। उसके बाद एक होती है दीर्घ, 2 ये मात्राएं, एक होती है प्लुत। ये 3 मुख्य रूप से मात्राएं हैं जिन्हें आपको ध्यान देना चाहिए। ये हमने देखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने गलती से लिख दिया, इसको लिखते शुद्ध रूप से इसको हम लिखेंगे ऐसे, ह्रस्व। जैसे इसमें अगर मात्राओं की बात करें तो 4 इसकी मात्रा है, मतलब जितने हमारे आप कह सकते हैं, इसको बांटा कैसे जाता है, स्वर को बांटा जाता है, तो इसमें 4 आती हैं और इसमें 7। प्लुत जो है ये संस्कृत में पहले यूज होता रहा है, मैं यहां लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। उसमें आप लोग एक शब्द देखे होंगे कुछ एस आकार का, कुछ इस आकार का, यही एक प्लुत ध्वनि है। हालांकि इसका कोई स्पेसिफिक प्रोनाउंसिएशन नहीं है। आप सिंपली यहाँ टिक करेंगे, 3 प्रकार की मात्राएं होती हैं हिंदी भाषा में। उसके बाद 8वां हम लोग देखेंगे, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। ये हमें बताना, व्यंजन वर्णों की संख्या आपको बतानी है। जैसे कि आपको पता है कि स्वर और व्यंजन, जिसको आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, तो हिंदी वर्ण में कितनी है। हालांकि एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग 36 जानते होंगे, 36 ऑप्शन में नहीं है। 36 क्यों नहीं है? क्योंकि 36 जब हम लोग बोलते हैं तो उसमें जो हमारा संयुक्त वर्ण है, जैसे जो हमारे वर्णमाला में है क्ष, त्र और ज्ञ, ये है। इन तीनों को जब हम माइनस कर देंगे 36 में से तो आंसर आ जाएगा 33। देखिए यहाँ पे भी मैथ का यूज हो रहा है। आपको बता दें, हिंदी हमेशा से स्कोरिंग रही है, जिसको आता है तो वो अच्छा स्कोर करता है, और इससे अच्छा स्कोर करने से आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, ये इसमें नो डाउट। 9वां देख लीजिए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। जो हिंदी है, किस, जैसे इसको परिवार में बांटा गया है, जब भाषाओं की उत्पत्ति के आधार पर जब हम लोग देखते हैं इसे, तो चीनी तिब्बती नहीं, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या भारोपी। तो राइट आंसर हो जाएगा भारोपी। भारोपी को अगर कहा जाए तो भारत धन यूरोपी, तो इसको भारोपी कहा जाता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आप यहां देख सकते हैं कि अब देखिए हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। आदि जननी जब था तो हमने संस्कृत को टिक किया। यहाँ पे लिखा है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो वो हुआ है अपभ्रंश से। अपभ्रंश में भी कौन से अपभ्रंश से? सौर सैनी अपभ्रंश से, सौर सैनी अपभ्रंश से, ठीक है। सौर सैनी, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा। 11वां है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें देखना है आपको, कृपा काफी सिंपल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए एक बहुत फेमस है, पूजनीय, ठीक है, कवित्रीय, ये सारे बहुत फेमस है, वो कई बार आते हैं। उज्जवल, उसमें उसको ऐसे लिखते हैं आधा ज पूरा व और ल, ये कई जगहों पे आते हैं। अभी आगे हम लोग आगे के सेशन में करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृपा, ये। बाकी ये सब गलत है। अब देखिए उष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं। तो अगर आप पढ़े होंगे हिंदी व्याकरण में, तो उष्म जब भी हम नाम लेंगे, संयुक्त नाम लेंगे, तो व्यंजन आ जाएंगे, वर्ण आ जाएंगे। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? व्यंजन, स्वर, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण भी उसको हम कहते हैं। 13वां आपकी स्क्रीन पे है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधित अशुद्धि है। किस शब्द में है वो आपको बताना है। अनुकूल में, स्थान में, अनाधिकार में, या अमरूद में। ये आपको इसका राइट आंसर देना है। तो आपको बता दें कि जब हम अनुकूल लिखते हैं तो अनुकूल में बड़ा ऊ की मात्रा होती है, तो ये
जो इसमें अशुद्धि जिसमें है वो है अनुकूल। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो एक फैक्ट आपको बता दें यहाँ पे, जैसे ये अमरूद लिखा है, अगर ये अमरूद देखिए कैसे लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं अंतर, ये कोई नहीं बताएगा यूजुअली, लेकिन आप जान लेंगे तो आप दूसरों को भी बता पाएंगे। अमरूद अगर ये ऐसे लिखा होता तो ये गलत हो जाता, और ये लिखा है ऐसे, देखिए इसमें से लिखा। जब हम रू पे र पे मात्रा लगाते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का, तो हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें मात्राएं जो होती हैं उसमें अंतर होता है। जैसे अगर हम इसको लिखेंगे ऐसे तो इसका मतलब र पे छोटी ऊ की मात्रा है, अगर हम उसको लिखेंगे ऐसे थोड़ा सा निकाल के फिर, तो ये बड़ा ऊ की मात्रा है। तो जैसे ऐसे होगा। तो आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप देख भी सकते हैं। आपको एक किताब अगर कहीं पढ़ेंगे आप तो इस पे जरूर नोटिस करेंगे। अब देखिए इनमें से कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध है, ये आपको बताना है। हिंदू, प्राण, भीष्म या चिन्ह। व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हालांकि चिन्ह जो होता है, आप यहाँ पे ऐसे लिखा है, लेकिन आप लोग अगर देखेंगे उसको तो चिन्ह ऐसे लिखा होता है, ह के अंदर न बना होता है। लेकिन यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध है। तो यहाँ पे आप देखिए, प्राण, हिंदू, भीष्म, चिन्ह, ये तीन है, और इसमें से आपको बताना है। एक समय के लिए आप लोगों को लग सकता है कि हिंदू है, देखिए यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राण। प्राण जो है ये शुद्ध है। देखिए हिंदू को हम लोग लिखते हैं हिंदू, अगर अच्छे से लिखा जाए तो यहां लिखेंगे हिंदू, बड़ा ऊ की मात्रा होती है। लेकिन अगर हिंदुस्तान लिखना है, अगर हिंदुस्तान लिखना है तब हम इसमें छोटा ऊ की मात्रा रखेंगे, ये शुद्ध है। यहां ध्यान देने वाली चीज है। आप अगर छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान देंगे तो हिंदी ये डिफिकल्ट थोड़ी है, ये तो आप जानते हैं। हिंदू जब हम लिखते हैं तो बड़ा ऊ की मात्रा होती है, जब हिंदुस्तान लिखेंगे तब उसमें छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। कौन सा अमानक वर्ण है, ये पहली बार आप लोग, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अभी तक आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अमानक वर्ण है मतलब स्टैंडर्ड जो वर्ण है, जो लेटर है, मतलब स्टैंडर्ड, इसमें अनस्टैंडर्ड लिखा है। अनस्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि जो पहले तो प्रचलित थे लेकिन अब नहीं है। इसमें मैं चार्ट भी दिखाऊंगा आप लोगों को, देखिए। जैसा आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये एक्चुअली शेप ऐसे है, ये भ नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे ध प्रचलित है, क ख प्रचलित है, ख भी आज का जो ख है वो पहले ख कैसे था, ये ऐसे बनाया जाता था, जिसको आज हम र और वो समझ सकते हैं, दोनों को मिलाकर ख ऐसे था, लेकिन समय के साथ ख को ऐसे मतलब प्रयोग किया जाने लगा। अब इसका जो राइट आंसर वो होगा, वो ऑप्शन डी होगा, झ होगा। पहले झ जो था वो बनाया जाता था कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का झ। और अगर आप एक ब्रांड आता था झूला का, झूला वनस्पति घी का, उसमें झ इसी प्रकार से बना रहता है अभी तक, शायद अगर आता होगा तो। आपको मैं वो दिखा दे रहा हूँ जो चार्ट मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। देखिए ये ज्यादा पुराना तो नहीं, क्योंकि पहले क भी दूसरे टाइप से बनता था। आप यहाँ देख सकते हैं ये ख इस प्रकार से है, आप इस झ को देख सकते हैं। ऑथेंटिसिटी के लिए किसी को ये लगे कि नहीं सर आप क्या बता रहे हैं, यहाँ देखिए ये झ पहले इस तरीके से हम बनाते थे। उसके बाद जैसे कि पहले एक एक और शब्द प्रचलित था, जिसको हालांकि अब हम लोग प्रयोग में नहीं लाते हैं, ल जो है वो इस तरीके से बनाते थे। हाँ यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से, लेकिन इसका प्रचलन खत्म हो गया। तो ये आपको ध्यान देने वाली चीज है, जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हाँ यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 16 है, निम्न में से कौन सी नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। नवीन विकसित मतलब नया विकास हुआ है। हालांकि ये मतलब ये नया क्वेश्चन है, ये मुझे भी दिखा तो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा कि नया नई ध्वनि है, तो वो है ख और ग।
अब ये हो सकता है कि बहुत पहले की बात हो, लेकिन बाकी ध्वनियों के कंपैरिजन में ये नई ध्वनियां हैं ख और ग, जिसको हम लिखते हैं ख और ग। ठीक है, लिखते समय हम लोग ए लगा देते हैं उसमें। अब देखिए, एक क्वेश्चन और आया आप लोगों के सामने कि छ जो है, जिसको हम के एस एच लिखते हैं, छ, ये जो है किसके योग से बना है। जैसा हमने ज्ञ को ज्य को देखा, उसी तरीके से इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए होगा या बी क आधा क, च, श, छ, च या श। तो राइट आंसर हो जाएगा श। तो इसीलिए ये जैसे थोड़ा सा इसका कहीं कहीं पे प्रयोग छ पे ही किया जाता है, छतरी वाला छ। इसको छतरी वाला छ हम लोग बोलते हैं बचपन में, और इसको छाता वाला छ बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा कहीं श की जगह प्रयोग होता है, कहीं छ भी प्रयोग हो जाता है वर्बली, बोलचाल की भाषा में, लेकिन शुद्ध रूप से ये इन दो वर्णों के योग से बना है। 18वां आप देखिए, निम्न में से विराम चिन्ह नहीं है। विराम चिन्ह कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। देखिए, वैसे अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में करना होगा तो जो जो विराम लिखा है वो विराम चिन्ह है। अब हम कंफ्यूज किस में होंगे, निर्देशक चिन्ह में और अवतरण में। निर्देशक चिन्ह जो होता है वो इस तरीके का होता है, डैश जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में निर्देशक चिन्ह। अवतरण जो होता है वो इन्वर्टेड कामा, जो डबल भी होता है और सिंगल भी होता है, इसको बोलते हैं। तो ये हुआ आज के क्वेश्चन। लेकिन एक एग्जाम में और आता है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, कुल वर्णों की संख्या। तो इसका राइट आंसर होता है 52। और हम कंफ्यूज जाते हैं, हम 36 जोड़ते हैं, 11 स्वर को जोड़ लेते हैं, तो ये आता है यहाँ पे 47 है। हमें लगता है कि बाकी 5 कहाँ गए, तो कहाँ गए उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ये है वर्णमाला। आपको आपके बचपन की याद दिलाता हूं मैं यहाँ से। आप देख सकते हैं स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। व्यंजन जो है वो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। मुख्य रूप से 4 होते हैं, और वैसे देखा जाए तो 5 होते हैं। कुछ कुछ बुक्स में एक आध कम ज्यादा मिल सकते हैं। मैं यहीं पे दिखाऊंगा कि 2 जगह से हमने इसको उठाया है, और वहां दोनों जगह में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। आप देख सकते हैं ये दो जो ड और ढ है, ये थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। आप यर और लव को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जब आ रहा था तो मैं आपको बता रहा था अंतस्थ व्यंजन है। उष्म व्यंजन जो है वो श, श, स, ह, ये 4 वर्ण जो है इसको उष्म व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त वर्ण जो है या संयुक्त अक्षर जो है वो आप ऊपर देख सकते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये आप देखें। अब हम अगर इनको जोड़ते हैं, और इसमें आगत 2 शब्द आगत भी हैं, ज और फ। आप कंफ्यूज होंगे कि सर ज और ज में अंतर क्या है। तो जब हम ज के नीचे ये नुक्ता लगा देते हैं ज, तो वो हो जाता है ज। मतलब अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसको जब हम लिखेंगे इंग्लिश में तो जे लिखेंगे, जे। इसको मैं अच्छे से बता दे रहा हूं। एक्चुअली ये मैंने अच्छे से पढ़ा भी है, समझा भी है, इसलिए मैं आप लोगों को बता पा रहा हूं। देखिए, जो ये ज है, ठीक है, और ये है ज। ज को हम जब लिखते हैं तो जेड से डिनोट करते हैं, और ज को जे से। जैसे जेब्रा, जमीर, तो ये जेड यूज होगा। जमीन, जायदाद, या उसको ज्यादा बोलते हैं तो ज्यादा में ये वैसे नहीं। जैसे अगर हमें लिखना हो कि पहले ये वाला आपने देख लिया जमीर, जेब्रा। अगर हिंदी में लिखना हो तो उसके नीचे हम बिंदी लगाते हैं। और अगर इसको लिखना हो जानवर, तो जानवर में ये जे लगाते हैं, ज। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये लगभग बनता है 52। कहीं कहीं 56 भी है, लेकिन 56 अभी तक मानक नहीं है हिंदी में, ये एक चीज ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कुल वर्णों की संख्या हिंदी में, तो आप 52 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक और वर्णमाला मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे किस तरीके से जोड़ा गया है। यहाँ विसर्ग और द्विगुण व्यंजन को, ये द्विगुण व्यंजन तो यहाँ भी जुड़े थे, लेकिन यहाँ पे विसर्ग को जोड़कर और एक अनुस्वार को जोड़कर, मतलब इन्होंने आगत को नहीं जोड़ा है। जो यहाँ पे आगत जोड़ा गया था, इन्होंने आगत को नहीं जोड़ा है। और आप देख सकते हैं बिना आगत के जोड़े यहाँ पे इस आधार पे भी कुछ राइटर जो हैं वो 52 मानते हैं। तो यहाँ मैं सिंपली आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी संख्या 52 है। और
ये ओवरऑल आज की क्लास में आई होप मेरे द्वारा जो भी मैंने अभी आपको कुछ थोड़ा बहुत बताया ये समझ में आया होगा। मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को एक इफेक्टिव तरीके से पढ़ाया जाए, तो जो कि एग्जाम हॉल में भी ये चीजें ऐसी ही याद रहें। जब आप याद करें कि हमने कुछ ऐसा देखा था, पढ़ा था, तो आपको याद आए कि हाँ ऑनलाइन प्रेप पे हमने कुछ पढ़ा था ऐसा। तो आज के लिए इस सेट में इतना ही। आगे की क्लासेस और भी इंटरेस्टिंग होंगी और हिंदी व्याकरण एक सरल तरीके से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।